गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नए टॉपिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक भी क्या है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही चैप्टर से जुड़ा हुआ है, उसी से लिया गया है। यह एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में, क्योंकि कंपटीशन में कई क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं और ये बहुत ही जाना पहचाना और प्राणघातक बीमारी है, इसको भी जान लीजिए। ये एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्चुअली एक्वायर्ड का मतलब क्या होगा? तो एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, ग्रहण किया हुआ, बाहर से प्राप्त किया हुआ। इम्यूनोडिफिशियंसी तो इम्यून सिस्टम से लिया गया है। इम्यून सिस्टम को हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से हमारे शरीर को बचाता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है रोगाणु को, और रोग होने से बचाता है, यानी रोगों से बचाने का कार्य करता है। क्योंकि आए दिन डेली हम लोग बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, जो हानिकारक जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं तो कई रोग उत्पन्न करते हैं। तो उसको ये इम्यून सिस्टम जो होता है वह नष्ट कर देता है और हमको बचाता है। तो ये इम्यूनोडिफिशियंसी माने कि ये वायरस क्या करता है, माने ये एड्स में क्या होता है? तो इम्यूनोडिफिशियंसी माने इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, उसका ह्रास हो जाता है, उसकी कमजोरी हो जाती है। और सिंड्रोम माने कई तरह के, इस बीमारी के कई तरह के लक्षण यानी कि प्रकट होते हैं सिस्टम। तो ये एक्चुअली एड्स क्या है? तो एड्स इज ए डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके आधार पर क्या होगा, हम पहले से फिगर बना दिए इसलिए कि समय की बचत होगी, वीडियो में ज़्यादा लंबा देना चाहे ये डालना सही नहीं होगा, क्योंकि आसानी से कम समय में समझा जाए वो काम करना चाहिए। हमारा जो यही उद्देश्य रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दे दी जाए। तो एड्स क्या है? तो एड्स इज ए डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम एंड क्या करता है? तो ओवरकम ऑल द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब यह क्या करता है कि डिसऑर्डर है किसका? तो इम्यून सिस्टम का, बॉडी के, है ना। और क्या करता है? ओवरकम ऑल द डिफेंसिव, यानी जो रक्षात्मक क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है शरीर को, उसको क्या करता है? उस पर ये अधिपत्य माने उस पर अधिकार जमा लेता है। इस बीमारी में इसके जो कारक होते हैं, फैक्टर, HIV, इसको हम देखेंगे आगे। तो वो क्या होता है? ओवरकम किस पर? तो डिफेंसिव मैकेनिज्म पर। किसके? तो ह्यूमन बॉडी के। क्या परिणाम होता है? तो वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा और उसका बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है। क्या होता है? तो जनरली लीड्स टू डेथ। जनरली क्या होगा कि जनरली लीड्स टू डेथ, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है ना। ये बीमारी जब होगा उसको, तो कई बीमारी होंगे, बीमारी को ठीक करने वाला जो सिस्टम है वो तो कमज़ोर हो गया। तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा, कई प्रकार के रोग से ग्रसित होगा, बीमारी से, संक्रमण से ग्रसित होते रहेगा और वह कमज़ोर होकर के, और अंत में क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इसमें बहुत ही मुश्किल होता है जान बचाना, जान नहीं बच पाती है। तो ये तो हो गया कि यह एड्स क्या है और किसके कारण होता है, अब हम लोग देखेंगे। तो पहली बात थोड़ा इसको भी जान लीजिए कि एड्स का जो पहला रोगी है वह USA में मिला था। यानी कि एड्स का जो पहला रोगी है वह क्या? तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, याद रखिएगा, मैंने हिस्ट्री में कहने का इसके जो इतिहास है उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका पहला रोगी जो है वह कहाँ से? तो USA से, है ना। USA में पहला रोगी मिला था पेशेंट एड्स का, वह 1981 में, माने 1981 में। और ये पहला फर्स्ट रोगी दुनिया का। और भारत में कब मिला, है ना? क्या? तो इंडिया में, चेन्नई में। इंडिया में कहाँ मिला था? तो चेन्नई में मिला था ये
1986 में पहला रोगी, यानी यह रोगी मिला, इसके बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए और जान बचाना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे रोग में, इस तरह के रोग में। तो मृत्यु 100% सुनिश्चित है। तो ये तो हो गया कि इसका कुछ इतिहास, यह कि यह पहला रोगी जो है कहाँ, यूएसए में, और जो बाद में इंडिया में जो मिला पहला, वह कहाँ, तो पहला इंडिया में पहला 1986 में चेन्नई में ये मिला था। ठीक है, तो ये होता किसके कारण है, थोड़ा सा इसके कॉज पर हम जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि यह बीमारी जो है वह होता है एक वायरस के कारण, विषाणु के कारण, जिसको कहा जाता है HIV। इसका पूरा HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, है ना। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV मानव में रोग उत्पन्न करता है, ह्यूमन जोड़ दिएगा। तो इस प्रकार से ये HIV वायरस जो होते हैं, इसकी संरचना कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पर फिगर पहले से हम बना दिए हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि फिगर में स्ट्रक्चर ऑफ HIV का स्ट्रक्चर, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि यह प्राय राउंडेड होता है और ये चारों ओर से बाहर से स्पाइक लाइक संरचना निकले रहते हैं, वो कांटेदार संरचना जैसे निकले रहते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन का एक आवरण होता है, कोट होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट सेल को संक्रमण करने में, सेल के से अटैच होने में सहायता करता है, जुड़ने में वो सहायता करता है। ये सबसे बाहर स्पाइक लाइक निकला हुआ संरचना होता है। एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पर जो इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम की बात जो हो रही है, यह मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं, जैसे मैक्रोफेज सेल हो गया, लिम्फोसाइट सेल हो गया, उसी को संक्रमण करता है। वह सेल हमको रोग से बचाता है। बैक्टीरिया वायरस को, चूंकि वो नष्ट करने वाला सेल है और वो रोग से बचाता है हमको, विभिन्न प्रकार के रोग से। WBC को मानव शरीर रूपी किले का सिपाही कहा गया है। उसमें भी 5 प्रकार के वो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब भी होते हैं जो रोग से हमको बचाते हैं। लेकिन ये क्या है कि ये वायरस मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए जो सेल है उसी को डैमेज करता है, जैसे कि मैक्रोफेज हो गया या फिर ये लिम्फोसाइट हो गया, उसी को संक्रमित करके उसी सेल को डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, जिसके कारण से रोगाणु से लड़ने वाले जो सेल होते हैं शरीर में, वो सेल की संख्या कम होने लगती है। इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी उसमें आ जाती है, ह्रास हो जाती है, कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। और जब इन्फेक्शन हमको, फिर जब ये कमज़ोर हो जाएगा और इन्फेक्शन यदि होगा और बार बार इन्फेक्शन होते रही रहता है, तो इन्फेक्शन यदि होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो जल्दी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तो है नहीं। तो हम बाहर से दवा लेकर खाएंगे, फिर कुछ ठीक होगा, आराम मिलेगा, फिर ये प्रक्रिया जारी ही रहेगी और अंत में बार बार बीमार पड़ेंगे, गंभीर बीमारी से संक्रमित हो जाएंगे और बाद में मृत्यु हो जाती है। तो यह क्या करता है कि मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए जो कोशिका होती है उसको ये शिकार बनाता है। तो ये वायरस जो होते हैं वो सेल से ये बाहर से ग्लाइकोप्रोटीन कोट जो हुआ वो क्या करता है कि इसके जो लिम्फोसाइट हुआ, चाहे और भी मैक्रोफेज सेल हुआ, यानी कि इम्यून सिस्टम की कोशिका को शिकार बनाता है, उससे जुड़ने में ये सहायता करता है। आवरण बना जो है उसको जुड़ने में सहायता करता है, उससे पहले अटैच करेगा, उसके बाद में इन्फेक्शन अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए ये ग्लाइकोप्रोटीन कोट जो है वो अटैचमेंट में, संक्रमण के दौरान वो सहायता करता है। दूसरा लेयर जो होता है इसमें, ये लिपिड बाई लेयर होता है, जो यहाँ पर इन्वेलप हम लिख दिए हैं। ये क्या है तो लिपिड बाई लेयर, माने इसके अंदर 2 तह होंगे जो लिपिड के बने हुए रहते हैं। ये इन्वेलप इसका खोल का कार्य करता है, ऊपर से आवरण का कार्य करता है। इसके अंदर में क्या होता है तो कैप्सिड है। कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, 2 प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन कोट ये बाहर से देख रहे हैं और उसके बाद ये दूसरा प्रोटीन कोट हो गया।
तो ये दो प्रोटीन कोट वो भी उसको क्या है कि अंदर के जो कंटेंट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसके अंदर में होता क्या है, तो इसके अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये दो मोलेकुल होंगे, एक यहाँ एक यहाँ, दो आरएनए, और इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। अब यहाँ देखिए कि चूंकि पहले आप लोग जानते होइएगा कि डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके लिए जो एंजाइम भाग लेता है वह होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, क्योंकि यह क्या करता है, यह आरएनए से डीएनए, आरएनए से क्या करेगा, डीएनए का निर्माण करता है, इसलिए इसमें भाग, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बुलाता है। तो ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। इसमें भाग कौन लेंगे, तो वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें है कि भाग लेते हैं। तो यानी कि आरएनए से क्या करता है, तो डीएनए मोलेकुल तैयार कर लेता है जिस सेल में प्रवेश करेगा, और यह डीएनए तब अपने अनुसार फिर वो आगे सेल के अंदर जो क्रियाविधि है उसका संचालन करवाता है, और वायरस अपनी संख्या काफ़ी तेजी से उसमें बढ़ाने लगता है। यानी कि यह डीएनए जाएगा और कहेगा वायरस के विषाणु के, मान सेल के अंदर ये चला आया आरएनए, किसका आरएनए, HIV का आरएनए, ये जाएगा सेल के अंदर और ये क्या करेगा, तो यह डीएनए का निर्माण कर लेगा। डीएनए का क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण कर लेगा। अब यह डीएनए इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके डीएनए के हिस्सा बन जाएंगे, उसके डीएनए के हिस्सा बन जाएंगे, और फिर बाद में जाकर के क्या होता है, तो बाद में जाकर के इसके अनुसार जो है सो आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनते हैं, और मैसेंजर आरएनए जो होता है वह क्या करता है, तो इस वायरस के अनुसार प्रोटीन का आवरण, वायरस का बाहर से प्रोटीन का आवरण होता है, तो ये प्रोटीन का आवरण का भी प्रोटीन भी निर्माण करेगा, और फिर आरएनए तो इसका अपना जो है सो है ही, वो अपने अनुसार आरएनए भी बनाता है, और प्रोटीन का जो आवरण है ये बनवाएगा किसके, तो जिस सेल में संक्रमण होगा उस सेल में, और अपनी संख्या को काफ़ी तेजी से ये बढ़ाने लगता है सेल के अंदर, और सेल कुछ का भ्रष्ट कर जाते हैं। जब काफ़ी संख्या में अंदर में बन जाएगा, काफ़ी संख्या में HIV बन जाएंगे वायरस, तो या तो सेल भ्रष्ट कर जाता है कुछ केस में, या कुछ केस में बल्जिंग होकर के बाहर की ओर निकलता है, कुछ बाहर निकलेगा और ये सेल बाहर निकल जाता है। तो सेल जब बाहर निकल जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, तो जो दूसरा सेल होगा, फ्रेश सेल, यानी कि जो संक्रमित नहीं है, उसमें लाखों की संख्या में सेल को संक्रमित करना शुरू कर देता है, और इस तरह से वह क्या करता है, नष्ट करता है किसको, तो जो इम्यून सिस्टम की कोशिका होती है, जो रोगों से लड़ती है, रोगाणुओं से लड़ती है, उसको वो नष्ट करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये सेल के अंदर कार्य करता है। थोड़ा सा इसको हम बता दिए हैं यहाँ पर। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है कि उसमें पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एड्स के जो वायरस है उसमें क्या, तो आरएनए 2 मोलेकुल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसमें हो गया, तो एंजाइम भी रहता है। अच्छा, अब क्या है, तो ये इसका तो ये स्ट्रक्चर देखे हम लोग, संरचना देखे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की संरचना क्या है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है, अर्थात क्या है कि ये किस प्रकार से संक्रमित होता है किसी स्वस्थ व्यक्ति में। तो संक्रमण के इसके कई कारण हैं, माने ये कई माध्यम है, कई तरीका है। तो पहला इसमें जैसे क्या, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ना, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्या, तो इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसका ऑर्गन लेकर के किसी दूसरे, जैसे कि किडनी है चाहे स्किन कुछ भी, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ऑर्गन लेकर के और ट्रांसप्लांट किया जाए अगर हेल्दी व्यक्ति को, तो ये विषाणु उसके माध्यम से भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे। हम लोग अभी देख क्या रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। हेडिंग डाल देते हैं ऊपर में, इसका ट्रांसमिशन यानी कि इसका संचरण, इसका फैलाव एक एड्स के पेशेंट से, एड्स के जो व्यक्ति है उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार से इसका स्थानांतरण होता है ना। तो ट्रांसमिशन
है ना, इसका कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो पहला तो आपको बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से हो जाता है। दूसरा क्या है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना, ब्लड क्या है, ट्रांसफ्यूजन। तो अब मान लेते हैं कि ब्लड किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का लिया जाता है और दूसरे को, स्वस्थ व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो क्या होगा, उस व्यक्ति में HIV पहुंच जाएगा, और जब HIV उस व्यक्ति में पहुंच जाएगा तो उसमें भी एड्स उत्पन्न कर देगा। तो इस तरह से इसका क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, पहुंचता है, स्प्रेड करता है, ये वायरस फैलते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो यूज ऑफ इन्फेक्टेड, है ना, क्या, तो इन्फेक्टेड नीडल या फिर रेजर्स या फिर सिरिंज, इन सबों का उपयोग अगर कोई, मान लीजिए एक ज़माना था कि पहले डॉक्टर एक ही सिरिंज रखते थे और नीडल, और उसी से क्या करते थे कि एक व्यक्ति को इंजेक्शन दिए, फिर उसको साफ करते थे, दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से दिया जाता था। बाद में जब यह बीमारी जो है वो काफ़ी फैलने लगी और इसके बारे में पूरा चर्चा जोरों पर पकड़ने लगी, तब जा करके डिस्पोवान आया है, जो इंजेक्शन देते हैं, एक बार किसी को इंजेक्शन दिया था, उसके बाद उसको क्या है कि नीडल को तोड़ करके और फेंक दिया था, ताकि उससे किसी को और नहीं दिया जा सके। तो इस प्रकार से क्या है कि ये हो गया, ये यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और रेजर है, इसके माध्यम से, है ना। और इन्फेक्टेड ब्लड भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, ट्रांसफ्यूजन किसका, था इन्फेक्टेड पर्सन का, है ना, ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी माने ये जो भी है इन्फेक्टेड ही की बात हो रही है। तो इन्फेक्टेड पर्सन्स, तो इन्फेक्टेड पर्सन का, इन्फेक्टेड जो व्यक्ति इंडिविजुअल, उसका अगर हम ब्लड किसी को देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर करते हैं, तो क्या होगा कि एड्स के विषाणु का ट्रांसमिशन यानी वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद इसका क्या होगा, ये तो इसमें इंटरकोर्स के माध्यम से भी ये बीमारी फैलती है, माने सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है क्या, तो विथ इन्फेक्टेड अननोन पार्टनर। तो क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, विथ क्या, तो इन्फेक्टेड पार्टनर, है ना, इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यदि मेल इन्फेक्टेड है तो वो जिस फीमेल के साथ इंटरकोर्स करेगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगा इस वायरस से। यदि कोई फीमेल इन्फेक्टेड है, पहले से संक्रमित है HIV से, और उसके संपर्क में जो मेल आएंगे उसको भी ये वायरस संक्रमित कर लेगा और बाद में वह एड्स का पेशेंट हो जाएगा। उसके अलावे और भी कई तरह का होता है, जैसे कि ऑर्गन, ये क्या कहते हैं, इम्ब्रियो ट्रांसफर, ये इम्ब्रियो में भी पहुंचता है इन्फेक्टेड मदर से, है ना, प्लेसेंटा द्वारा। माने इस केस में भी देखा गया है कि इसमें कि माँ अगर इन्फेक्टेड होती है तो उसका जो इम्ब्रियो होता है, यानी कि आगे जो बच्चे जन्म लेंगे, उसमें भी माँ के शरीर से बच्चों में चला जाता है। वो तो खैर साफ अंदर ही रहता है कनेक्शन उसका, तो प्लेसेंटा द्वारा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि माँ से किसमें, तो इम्ब्रियो में, तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द, किसमें, तो टू द इम्ब्रायो, कब, तो थ्रू प्लेसेंटा, है ना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द इम्ब्रियो थ्रू प्लेसेंटा, ना, प्लेसेंटा कब, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। तो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान यदि क्या है कि गर्भधारण जिस समय महिला की हुई रहती है, उस दौरान यदि माँ इन्फेक्टेड है तो इम्ब्रियो में भी वह वायरस पहुंच जाएगा, किसके माध्यम से, तो प्लेसेंटा के माध्यम से। तो प्लेसेंटा क्या होता है, तो देखिए बच्चा जो है वह
नाभि नाल जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ था। तो माँ के गर्भाशय से जो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ पर जुड़ता है, नाभि नाल माँ के गर्भाशय से जहाँ पर जुड़ता है, उस एरिया को हम प्लेसेंटा कहते हैं। वहीं से बच्चों में माँ से ऑक्सीजन हो या जितना भी पोषक पदार्थ है वो सब सप्लाई होता रहता है, और यदि माँ इन्फेक्टेड है तो वायरस भी उस माध्यम से वहाँ पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से ये सब फैलने का कारण होता है। यानी कि मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो, फिर इन्फेक्टेड पर्सन का जो अगर हम नीडल या रोजर या क्या है कि सिरिंज वगैरह यूज में लाते हैं तब, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसमें इन सबों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलने का जो कारण है वह क्या है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पार्टनर है ना। यदि कोई इन्फेक्टेड पार्टनर है, मेल हो या फीमेल हो, ये हम मेन ज़्यादातर फैलाने में सहयोग किया है और ये कारण बना है इसका। तो इस तरह से क्या है कि ये संक्रमण का यानी कि ट्रांसमिशन का यह तौर तरीका है। इससे बचाव ही उपचार है, क्योंकि इसका अब तक कोई प्रॉपर उपचार नहीं ढूंढा गया है। इसलिए मृत्यु जो है इसका डेथ इसके कारण से 100% सुनिश्चित होता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका ट्रांसमिशन। अब क्या है, तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, माने ये बीमारी यदि किसी को हो गया तो उस व्यक्ति तो बीमारी हो गया तो फिर पहचान कैसे होगी। तो एक बात और जान लीजिए, जिस व्यक्ति में इस वायरस से इन्फेक्शन होता है उसको तो समझिए कि 2-3 साल तक तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि इन्फेक्शन हुआ भी है, यानी शरीर में प्रवेश कर चुका है HIV, लेकिन इसके बारे में 2-3 साल तक उसको जानकारी, कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण वैसे उत्पन्न नहीं होते हैं जिससे उसको पता चल सके। जब 10 वर्ष का हो जाता है, 8 वर्ष 10 वर्ष होता है, तो उसमें क्या है कि सिम्टम्स कुछ कुछ उत्पन्न होने लगता है। तब तक देर हो जाती है और पूरे शरीर में ये फैल जाते हैं विषाणु, और बाद में बचना मुश्किल होता है। वायरस जब फैल जाएगा पूरा शरीर में तो बचना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी संक्रमण यदि हो गया है तो बचना मुश्किल ही होता है ना। संक्रमण होना ही मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो इस तरह से पता भी जल्दी नहीं चलता है, ये बात को हम बता दिए। हाँ, तो बता रहे थे कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ये तो ट्रीटमेंट हो गया इसका, अब क्या है, तो डायग्नोसिस ना। डायग्नोसिस इसको कैसे करेंगे, डायग्नोसिस यानी कि इसकी जांच पड़ताल जांच कैसे होगा। तो एक टेस्ट का नाम याद कर लीजिएगा, है ना, क्या है, तो एलिसा टेस्ट होता है ना। एलिसा टेस्ट है ये, ठीक है। यह क्या होता है, एलिसा टेस्ट यानी कि एंजाइम लिंक्ड, इसका पूरा फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे ये इस तकनीक के माध्यम से, ऐसे टेस्ट के माध्यम से क्या है कि ये जांच कर ली जाती है, ठीक है। तो इससे पता लगाया जाता है। और दूसरा क्या है कि एक और भी टेक्निक है, ऐसे बहुत सा टेक्निक है, लेकिन जो प्रभावी हैं वो क्या, तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है ना, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है ना। तो इस 2 तकनीक ऐसे है, ऐसे याद रखिएगा। देखिए कैंसर में आप लोगों को बताया गया था कि बायोप्सी टेस्ट वहाँ पर उसके लिए जीके वगैरह में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। और एलिसा टेस्ट इसके लिए याद रखना है कि एड्स में क्या है, एलिसा टेस्ट जो है इसके माध्यम से इसकी जांच की जाती है, मन डायग्नोसिस कर ली जाती है, पहचान की जाती है। और उसके अलावा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, इसके माध्यम से रोग को पता लगा लिया जाता है। पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस तकनीक के माध्यम से सैंपल ले करके और इस तकनीक के माध्यम से ये बताते हैं कि किसी को एड्स है या नहीं है, माने HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये तो हो गया कि इसका किस तरह से ये जांच होगी। अब ट्रांसमिशन और टेस्ट यानी कि डायग्नोसिस जब हम कर लिए, तो अब इस अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में एड्स है, नहीं है अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो गया है
एड्स से संक्रमित है माने HIV से, तब उसका सिम्टम्स क्या होगा, माने लक्षण क्या प्रकट होंगे। तो देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो कॉमन होता है, यानी कहने का मतलब कि इसमें भी है और किसी दूसरे बीमारी में भी है। तो केवल वो सिम्टम्स किसी को लक्षण जान करके और कह देंगे कि एड्स है, कह देंगे कैंसर है, यह सही बात नहीं है। यानी कि शंका होती है ऐसा सिम्टम्स उत्पन्न हो रहा है, तो हो सकता है कि इसको एड्स हो या कैंसर हो या जो भी हो, जांच के बाद ही तय किया जाता है कि ये किस तरह की बीमारी इसमें है। क्योंकि सिम्टम्स तो बुखार इसमें भी लगते हैं, बुखार और भी बीमारी में लगते हैं, कई तरह की बीमारी है, बुखार सब में उस तरह से आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि केवल हम इसके 1-2 सिम्टम से और कह देने से नहीं होगा, इसकी जांच होती है। तो एक चीज़ तो और बताना था इसमें, लेकिन हम उसी को पहले रख देते हैं। माने ये इसमें कौन सा पोर्शन संक्रमित होता है या फिर क्या। अच्छा चलो सिम्टम्स ही पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में क्या है, इसमें देखिए इस रोग में सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या होंगे। तो पहली बात, सोलेन लिम्फ नोड्स। अब देखिए लिम्फ नोड जो है, शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं, पतले पतले वेसल्स रहेंगे बॉडी में, जाल सा फैला हुआ, और जहाँ तहाँ ये फूल जाते हैं इस तरह से, तो यह कहलाता है क्या, तो लिम्फ नोड, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, तो ये लिम्फ वेसल। अब देखिए लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, तो इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि वायरस जो है लिम्फोसाइट को जब शिकार बनाते हैं, संक्रमित करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि लिम्फोसाइट ठहरता है, रोगाणु से लड़ता है यहीं पर, लेकिन वो तो फिर उलझा दिया उसको, ये HIV डैमेज कर रहा है उसको, तो उस दौरान क्या होता है कि लिम्फ नोड फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। यह एक सिम्टम्स तो यह हो गया। दूसरा क्या, तो स्वेटिंग है ना, एट नाइट है ना, ज़्यादा पसीना, रात के समय में ज़्यादा पसीना चल रहा हो, बुखार लग रहा हो, यानी कि उसको फीवर उत्पन्न रहा हो। पहले ही बता दिए हैं आपको कि फीवर जो उत्पन्न होता है वो और भी बीमारी में होता है। ऐसा नहीं कि फीवर लगने लगा तो किसी को कह दिया कि एड्स हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, पहले ही चर्चा हम कर दिए हैं, बता दिए हैं। इसके अलावे क्या, तो वेट लॉस है ना, क्या क्या उस व्यक्ति में जो एड्स का पेशेंट होगा क्या क्या उत्पन्न होगा, तो वेट लॉस, यानी कि शरीर के भार में कमी आती जाएगी, क्योंकि सेल सब डैमेज हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो भार में कमी आएगी, तो वेट लॉस हो जाता है। मेमोरी है ना, मेमोरी लॉस होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत तरह का उसमें लक्षण उत्पन्न होने लगता है। उसमें क्या कहते हैं, वो स्प्लीन जो है सो इनलार्ज हो जाता है, उसको भी माने स्प्लीन मतलब तिल्ली जो बाएं साइड में एब्डोमिनल रीजन के बाएं साइड में वसीद रहता है ना, स्प्लीन है ना, स्प्लीन जो होता है वह क्या है, स्प्लीन बिकम्स इनलार्ज है ना, इनलार्ज हो जाता है ये। फिर उसको बोलने में, सोचने में माने थिंकिंग प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है ना, और क्या, तो थिंकिंग प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब क्या है कि कई लक्षण है जो व्यक्ति को सामान्य शरीर न रहने देता है, असामान्य हो जाता है, और व्यक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला होने लगता है। इसको स्लिम डिजीज भी कहा जाता है। तो ये किस तरह से प्राण घातक और हानिकारक होता है, यानी कि ये सिम्टम्स तो इसमें उत्पन्न होने लगता है, और ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, जारी रहेगा, ये जल्दी ठीक ही नहीं होगा। तो ये तो हो गया क्या, तो सिम्टम्स। लेकिन अब ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका उपचार भी। तो देखिए उपचार के बारे में अब तक एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार से बचाव अच्छा होता है। क्योंकि इस बीमारी में संक्रमण का जो कारण है हम पहले देखें।
हम उस संक्रमण से बचे वही इलाज समझिए, क्योंकि अब तक इसकी कोई भी दवा 100% कारगर नहीं बनी है। इसलिए क्या है कि डेथ जो है वह क्या है 100% फिक्स्ड है, सुनिश्चित है। ठीक है, तो क्या होता है, अब तक जो जानकारी है यानी कि साइंस को, भले ही कुछ दवा आ गई है जिससे जीवन काल बढ़ सकती है, लेकिन है क्या कि इसका प्रॉपर उपचार नहीं संभव हो पाया है। जिसमें संक्रमण हो जाता है वो उसको मरना ही होता है, भले ही कुछ दवा ऐसी है कि उसके जीवन काल को थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये बात है, ऐसे साइंटिस्ट बहुत तरह के मेडिसिन पर कार्य कर रहे हैं इससे रिलेटेड, और संभव हो कि आगे इसका कुछ वैक्सीन आ जाए, कुछ इस तरह का मेडिसिन आ जाए जो उसे व्यक्ति को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया जाए, एड्स के पेशेंट को। तो इस प्रकार से क्या है कि इसका ट्रीटमेंट का मतलब उपचार। तो इसका क्या है कि नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ना, क्या तो नो स्पेसिफिक या प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ऑफ एड्स पेशेंट्स। माने एड्स का जो पेशेंट्स होंगे उसका क्या है कि जो स्पेसिफिक या कह लीजिए प्रॉपर उचित जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वह संभव अब तक नहीं हो पाया है, एक बात। दूसरी बात है क्या कि फिर भी कुछ मेडिसिन है ना, क्या है कि बट क्या है कि मेडिसिन, नाम क्या है उसका, तो जाइडोवुडिन है ना, जाइडोवुडिन, ये मेडिसिन है। इस ग्रुप का मेडिसिन अगर एड्स के पेशेंट को अगर दिया जाए, खिलाया जाए, दिया जाए, तो क्या होगा कि इससे उसकी कुछ आयु जो है लंबी हो जाती है। तो माने मरने वाला होगा 10 साल में, तो 15 साल में 20 साल में मरेगा अपना, दवा के सहारे वो अपना लाइफ को जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा लेता है, बढ़ जाता है उसमें, यदि दवा का उपयोग करेगा तब ये एक दवा है। तो बट ए मेडिसिन क्या है, जाइडोवुडिन प्रोलॉन्ग्ड द लाइफ ऑफ किसका, तो एड्स पेशेंट का है ना, लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट्स। ठीक है, तो एड्स पेशेंट जो है उसकी आयु को लंबा किया जा सकता है, कुछ दवा का रिसर्च हुआ है उसका उपयोग करते हुए। तो इस प्रकार से फाइनली हम निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इसका बचाव ही उपचार है। ये बीमारी कैसे फैलती है, इसका कॉज क्या है, फिर यह बीमारी यदि होता है तो उसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या उत्पन्न उसमें होंगे, और इसकी जांच कैसे की जाती है, फिर हम इसके बारे में क्या जाने, तो इसका उपचार क्या होगा, तो सब आपके सामने है। एक नज़र इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर दूसरे दिन हम अगली बार जो क्लास लेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम कुछ नए टॉपिक को देंगे जो काफ़ी रोचक और इंटरेस्टेड होगा। तो बस इतना ही पर छोड़ देते हैं, और संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो को अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और फिर आप उसका लाभ उठाएंगे। तो होता क्या है कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुभकामनाएं, थैंक यू।